एक छोटा सा सवाल कभी कभी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। बचपन से ही एक बच्चे के मन में प्रकृति को लेकर ऐसे ही सवाल उठते थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसकी यही क्यूरियोसिटी उसे ले गई अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लेकर पौधों की अनदेखी प्रतिक्रियाओं को समझने तक। तो चलिए आज की पेपर लेजेंड्स ऑफ साइंस में जानते हैं उस वैज्ञानिक की कहानी जिसने सवाल पूछना और जवाब खोजते रहना कभी नहीं छोड़ा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर 1858 को मयामनसिंह में जन्मे जगदीश चंद्र बोस के लिए प्रकृति ही उनकी पहली प्रयोगशाला थी। उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने के लिए प्रेरित किया। युवावस्था में बोस इंग्लैंड पहुंचे। उन्होंने पहले चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के क्राइस्ट्स कॉलेज में नेचुरल साइंसेज का अध्ययन किया। 1885 में भारत लौटकर बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। सीमित संसाधनों और औपनिवेशिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। अब बोस ने एक ऐसी अदृश्य दुनिया को समझने की कोशिश की जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती थीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया। उन्होंने बहुत छोटी वेवलेंथ वाली वेव्स पर प्रयोग किए और पाया कि ये वेव्स भी लाइट की तरह रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दिखाती हैं। बोस ने इन इनविजिबल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए खास इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए। इन एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने में एक नई दिशा दी। 1895 में कलकत्ता में बोस ने एक ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन किया जिसने लोगों को चौंका दिया। अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेजकर उन्होंने एक दूर स्थित डिटेक्टर को सक्रिय किया। बोस के इन एक्सपेरिमेंट्स का महत्व केवल लैबोरेटरी तक सीमित नहीं था। उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट, ट्रांसमिट और डिटेक्ट किया जा सकता है और उनके बिहेवियर को वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। इन प्रयोगों ने उस समय के साइंटिस्ट्स को वायरलेस कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज समझने में मदद की। बाद में इसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग रेडियो और दूसरी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में हुआ। इस तरह बोस का शुरुआती रिसर्च उस साइंटिफिक पाथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना जिसने आने वाले समय में बिना तार के कम्युनिकेशन की दुनिया का रास्ता खोला। बोस ने मिमोसा जैसे पौधों पर भी प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जब पौधे को कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसमें बहुत छोटे बदलाव होते हैं। उन्होंने इन बदलावों को मापने के लिए अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया और पौधों में होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का अध्ययन किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि स्टिमुलस का सिग्नल पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचता है। इस तरह बोस ने पौधों की रिस्पॉन्सेस को भी वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक अद्भुत उपकरण का आविष्कार किया जिसने यह दिखाया कि पौधे भी प्रकाश, ताप, स्पर्श और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन बोस के विचारों को उस समय सभी वैज्ञानिकों ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। उनके कुछ निष्कर्षों पर चर्चा और बहस हुई। बोस भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अपने आइडियाज को समझाने और साबित करने की कोशिश करते रहे। 30 नवंबर 1917 को अपने 60वें जन्मदिन पर बोस ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उनके लिए यह केवल एक प्रयोगशाला नहीं थी, यह विज्ञान को समर्पित एक मंदिर था और उन्होंने इसे राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। जगदीश चंद्र बोस का निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ, लेकिन उनका काम आज भी हमें याद दिलाता है कि एक साइंटिस्ट की खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लेकर प्लांट्स पर उनके एक्सपेरिमेंट्स तक बोस ने साइंस के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया। उनकी जिज्ञासा, एक्सपेरिमेंट्स और नई चीजें खोजने की कोशिश आज भी यंग साइंटिस्ट्स को इंस्पायर करती है। जगदीश चंद्र बोस की कहानी हमें सिखाती है, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। इसीलिए सवाल पूछिए, क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और साइंस को करके सीखिए। बजाज साइंस एजुकेशन सेंटर वर्धा में हम बच्चों की इसी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही इंस्पायरिंग साइंस स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं पेपर लेजेंड्स ऑफ साइंस के अगले एपिसोड में। तब तक
सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और साइंस करते रहिए। नमस्कार।